जय हिंद। आप देख रहे हैं रजनीश चंद्र तिवारी को। 1967 में होने वाला भारत का आम चुनाव आजादी के बाद देश का चौथा चुनाव था और ये पहला चुनाव था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद हो रहा था। 1966 के आखिरी दिनों में एक अमेरिकन पत्रिका ने अपने रिपोर्टर को चुनावों का जायजा लेने भारत भेजा और वह भारत में क्षेत्रीय तनाव, धार्मिक कट्टरता और विभिन्नता को देखकर बहुत चक्का रह गया था। इन सब चीजों से बढ़कर जो समस्या थी वो थी खाद्यान्नों की कमी, मुद्रास्फीति की दर और विकराल होती आबादी की जो सारी तरक्की को कुतरती जा रही थी। इन सभी समस्याओं के बीच में ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद 1967 का आम चुनाव कराया ही न जाए। उस रिपोर्टर को ऐसा लगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि शायद पड़ोसी देश पाकिस्तान और बर्मा की तरह यहाँ भी सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी। भारत में मौजूदा व्यवस्था के असफल हो जाने का मतलब होगा अमेरिका द्वारा वियतनाम में चलाए जा रहे अभियान को धक्का लगना, जो वह एशिया में स्थिरता और आर्थिक खुशहाली के लिए कर रहा था। एक पश्चिम यात्री के लिए हिंदुस्तान विचित्र बल्कि अतिशय विभिन्नताओं वाला देश था। वह पत्रकार अपने पहले भारत दौरे पर या यूं कहें कि आखिरी भारत दौरे पर आया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत उसी को वैसा लगा, बल्कि एक दूसरा पत्रकार जो भारत में 6 वर्षों से रह रहा था उसने भी भारत के बारे में अपनी यही राय दी। उस पत्रकार का नाम नेविले मैक्सवेल था जो लंदन टाइम्स में काम करता था। 1967 के शुरुआती सप्ताहों में उसने भारत के बिखरते हुए लोकतंत्र पर लेखों की एक श्रृंखला लिखी। जैसे मैक्सवेल ने अनुभव किया कि अकाल का खतरा मंडरा रहा था और सरकार कुछ भी कर पाने में नाकाम हो रही थी। जनता आमतौर पर सरकार को भ्रष्ट मानने लगी थी। सरकार और सरकारी पार्टी जनता का भरोसा खो चुकी थी, बल्कि उनका खुद में भी भरोसा खत्म हो चुका था। पत्रकार मैक्सवेल ने राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों से बातचीत करने के आधार पर पाया कि वे हारे हुए इंसान की तरह लग रहे थे। वे अतिरिक्त रूप से सतर्क थे और उन्हें अपना भविष्य सिर्फ अंधकारमय ही नहीं बल्कि अनिश्चित भी लग रहा था। 1967 के आम चुनाव के शोध बताते हैं कि ये चुनाव कोई जनता के ऊपर थोपा गया चुनाव नहीं था, न ही ये कोई अजनबी प्रयोग जैसा था। अब तक चुनाव का पूरी तरह से भारतीयकरण हो चुका था और ये भारतीय जीवन का हिस्सा बन चुके थे। यह एक ऐसा उत्सव था जिसके अपने नियम कायदे थे और यह हर एक 5 साल पर दोहराया जाता था। लोग जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ इन चुनावों में हिस्सा लेते थे वो नेताओं की रैलियों और उनके भाषणों के दौरान साफ देखा जा सकता था। रंग बिरंगे पोस्टरों और आकर्षक नारों से पूरा माहौल रंगीन हो उठता था, जिसमें अपने नेता की तारीफ और विपक्षियों की आलोचना होती थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही घमासान होती थी। कांग्रेस का विरोध करने वालों में कई वामपंथी मिजाज की पार्टियां थी तो कई दक्षिणपंथी भी थी। वामपंथियों में कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी परिवार की पार्टियां थी, तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथियों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियां जैसे राजनीतिक दल थे। कुछ राज्यों में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों से चुनौती मिली, जैसे पंजाब में अकाली दल से और मद्रास में डीएमके से। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर हुए शोध बताते हैं कि 20 सालों से चल रही आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को जटिल बना दिया था। अक्सर चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार पहले ही किसी स्कूल, कॉलेज, कोऑपरेटिव संस्था को चला रहे होते थे। ये संस्थाएं उनकी प्रतिष्ठा में इजाफा करती थी और मतदाताओं का समर्थन जुटाने में उनकी मदद करती थी। 1967 के आम चुनाव में बोला जाने वाला राजनीतिक नारा बहुत प्रचलित हुआ, जो इस प्रकार है: जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस वाला डाकू है। इस प्रकार के राजनीतिक नारे 1967 के आम चुनाव में लगाए जा रहे थे। इस नारे का संदेश ये था कि कांग्रेस पार्टी चोरों से भरी पड़ी है और चुरूद में खतरनाक किस्म का पदार्थ तंबाकू है।
दोनों का ही त्याग कर और जनसंघ को अपनाकर जनता अपने आप को सरकार को शुद्ध कर लेगी। इस नारे में ऐसा संदेश था और इन राजनीतिक नारों से कई लोग अपना जुड़ाव महसूस करते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के ख्याति प्राप्त चुनाव सर्वेक्षणकर्ता EPW डॉक्टर कोस्टा ने 13 प्रांतों में चुनाव से ठीक पहले हुए अपने सर्वेक्षण में पाया कि कांग्रेस आम लोगों में अपना बड़ा समर्थन खो चुकी थी। वह एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक हारी हुई पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। सर्वेक्षण ने दावा किया कि कांग्रेस केंद्र में अपनी सत्ता बचा सकती है, लेकिन उसके मत प्रतिशत में 2 से 3% की गिरावट होगी और पार्टी को लोकसभा में करीब 50 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। सर्वे में आगे दावा किया गया कि इससे भी बुरी गति पार्टी की राज्यों में होगी। डॉक्टर कोस्टा के मुताबिक केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और शायद उड़ीसा में भी गैर कांग्रेसी सरकारें बन सकती हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस का समर्थन कम क्यों हो रहा था। डॉक्टर कोस्टा के सर्वे में दावा किया गया कि एक समय कांग्रेस के वफादार रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कांग्रेस से नाखुश थे और युवाओं की एक बड़ी तादाद और कम पढ़े लिखे लोग भी कांग्रेस से मोहभंग महसूस कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष पहले से ज्यादा संगठित था। अधिकांश राज्यों में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने चुनाव में सीटों का तालमेल कर लिया था, जिसका मतलब था कि पहले की तरह कांग्रेस को विपक्षी मतों के दो तरफा या चौतरफा बंटवारे का फायदा नहीं मिलने वाला था। डॉक्टर कोस्टा के चुनाव विश्लेषण के मुताबिक भारत का चौथा आम चुनाव आधुनिक भारत के इतिहास में दूसरी अहिंसक क्रांति साबित करने वाला था। पहली क्रांति 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी, जिसकी परिणति 1947 में देश की आज़ादी में हुई थी। तब से केंद्र सरकार और कुछ समय तक केरल को छोड़कर सभी राज्यों की सत्ता पर कांग्रेस का ही कब्जा था। किंतु 1967 के इस चुनाव में यह संदेश जाना था कि देश की सत्ता पर कांग्रेस की चट्टानी पकड़ ढीली होने वाली है। चुनाव नतीजों की भविष्यवाणियां अक्सर गलत और भ्रामक निकलती हैं। ऐसा पूरी दुनिया में होता है और भारत में शायद इसका रिकॉर्ड कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन 1967 के जब चुनाव नतीजे सामने आए तो डॉक्टर कोस्टा पूरी तरह सच साबित हुए। उनके अनुमान पूरी तरह सही निकले। लोकसभा में कांग्रेस के सीटों की संख्या 361 से घटकर 283 रह गई, जबकि प्रांतों में इसे और भी बुरी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को जिस सूबे में भारी पराजय का सामना करना पड़ा वो दक्षिणी राज्य मद्रास था। यहाँ DMK अर्थात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने चुनाव में भारी जीत दर्ज की और पार्टी ने विधानसभा की 234 सीटों में से 138 पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस महज 50 सीटों पर सिमट गई। DMK के नेता CN अन्नादुरई को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मद्रास बहुत पहले से कांग्रेस का गढ़ था और अतीत और वर्तमान में भी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां से आए थे। लेकिन बदले हालात में के कामराज जैसे गद्दावर नेता भी DMK की आंधी में तिनके की तरह उड़ गए। उन्हें उनके ही गृह क्षेत्र विरुधुनगर में एक 28 साल के छात्र नेता P श्रीनिवासन ने हरा दिया। जब यह खबर मद्रास पहुंची तो जश्न में डूबे हुए DMK के कार्यकर्ताओं ने श्रीनिवासन नाम के एक दूसरे नौजवान को खोजकर घोड़े पर बिठाया और पूरे शहर में विजय जुलूस निकाला। कांग्रेस सरकार का राज्य में अच्छा रिकॉर्ड था। उनका प्रशासन साफ सुथरा माना जाता था। कुछ जानकारों की राय में DMK ने 1965 की हिंदी विरोधी लहर के आधार पर चुनाव जीत लिया था। सबसे अहम बात यह थी कि अपने जमाने के महान तमिल अभिनेता MG रामचंद्रन DMK को नैतिक और आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? अपनी टिप्पणी के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।